चलिए तो हमारा नाम विशाल है। शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और आज का टॉपिक है रियलिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका डीएनए एक केले के डीएनए से 60% मिलता जुलता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है, क्योंकि इंसानों और केले का एक ही एंसेस्टर रहा है। अगर आप टाइम से बहुत 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 साल पीछे जाओगे तो मतलब हमारे और केले के बीच पर 100 मिलियन परदादा थे, वो एक ही थे। ये बात सिर्फ केले के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में मौजूद हर जानवर और पेड़ पौधे के लिए है। अगर आप टाइम में और भी पीछे जाओ, 3.7 बिलियन साल पहले पीछे चले जाओ, तो पता चलेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लुका। लुका जो हमने नाम दिया है, इसका फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था, जिसे आप माइक्रो कह सकते हो। साइंटिस्ट का कहना है इन्हें गर्म स्थानों में रहना पसंद था। आज धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, चाहे प्लानेट हो, एनिमल हो, फंगी हो, एल्गी हो, बैक्टीरिया हो, ये सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। ऐसा नहीं है ये कि लुका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था धरती पर जिंदा रहने वाला। पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो कैसे दिखते होंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता कि लुका कैसा दिखता होगा, लेकिन लुका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था। ये बात इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये लुका जिंदा कैसे हुआ। धरती पर सबसे पहले लिविंग थिंग्स, आखिर ये लिविंग थिंग्स कैसे बना? क्या कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसने इसमें जान फूंक दी? क्या ये कोई एलियन था जो धरती पर आ गया रहने के लिए हो? ये सवाल है लाइफ के ऑर्गेनिज्म का। आखिर नॉन लिविंग मैटर, पत्थर, मिट्टी, पानी और कुछ एलिमेंट में कैसे बदल सकते हैं जीते जगते लिविंग ऑर्गेनिज्म में? आइए समझते हैं इस रहस्य को गहराई से आज के इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे कैसे नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग का विकास हुआ। ये चीज़ देखा जाए तो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगती है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर 200 साल पहले तक ज़्यादातर साइंटिस्ट को भी यही लगता था। ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना था कि कोई ना कोई लाइफ फोर्स जैसी चीज़ है जो हर जीव के अंदर मौजूद है, इन्हें जिंदा रखने का काम करती है। लेकिन साल 7080 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट या फिर केमिस्ट एंटोन लुसियर ने पहला एक्सपेरिमेंट किया, जिसने साबित किया कि शायद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से इतनी भी अलग नहीं है। इन्होंने एक गिनी पिग जानवर को लिया और इसकी बॉडी हीट को मापने का काम किया। उन्होंने देखा इस जानवर की बॉडी हीट से बर्फ कितनी जल्दी मेल्ट होती है, साथ ही साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इसलिए इन्होंने कोयले के टुकड़े से मापा और सेम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जिसमें उतनी ही बर्फ मेल्ट होगी जितनी उस जानवर से होगी। लिखकर उन्होंने कंक्लूड किया लाइफ एक केमिकल प्रोसेस है। नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों सेम केमिकल प्रोसेस पर काम करती है। कुछ साल बाद 1790 में एक इटालियन डॉक्टर लुगी गालमानी कुछ
मरे हुए मेंढकों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने मेंढकों के टांगे को ब्रेस हुक पर लटका रखा था और उनके हाथ में एक स्टील ब्लेड था। गलती से स्टील ब्लेड जब टच हुआ उन मेंढकों के टांगों पर, तो ये टांग अचानक कांपने लगे। मरे हुए मेंढकों के टांगों को कांपता देखकर उन्हें लगा उन्होंने लाइफ फोर्स का आविष्कार कर लिया। उन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। उन्होंने कहा किसी न किसी प्रकार की बिजली है जो हर लिविंग थिंग्स में मौजूद है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इनका ये कॉन्क्लूज़न अलेक्जेंडर वोल्टा ने गलत प्रूफ कर दिया। उन्होंने कहा ये मेंढकों के टांगों की वजह से नहीं है, ये मेटल्स की वजह से हो रहा है। स्टील का ब्लेड जब ब्रास हुक से टकराता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनकी एक्शन देखने को मिलता है। वोल्टा ने बाद में इसे प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर दुनिया को पहली इलेक्ट्रिक बैटरी भी बना कर दी। ये स्टील्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज सब वोल्टा के नाम से ही आया है। फिर भी ज़्यादातर लोग कॉन्वेंस उन्होंने अभी भी लग रहा था कि लिविंग चीज़ों में कोई ना कोई स्पेशल एनर्जी तो ज़रूर है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है। असल में बात क्या थी कि साइंटिस्ट का ऐसा सोचने के पीछे बड़ा कारण था। ज़्यादातर केमिकल कंपाउंड्स जो एक लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि फैट, प्रोटीन, शुगर, जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलते थे, जैसा कि पत्थर, मिट्टी, बाकी और मिनरल्स, वैसे यहीं से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जन्म हुआ था। स्कूल में याद है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री पढ़ते थे। कभी सोच कर देखा है ये दो अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो है जो इंसानों को लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। ज़्यादातर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं, इसलिए साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। सिस्टर को लगा था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सिर्फ केवल लिविंग थिंग्स के अंदर बन रहे हैं, इनका मतलब कोई ना कोई लाइफ फोर्स जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का काम कर रही है। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का ट्रूथिंग पॉइंट आया साल 1828 में, जब जर्मन के केमिस्ट फ्राइडरिक बुलर ने गलती से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। अमोनिया साइनेट को उन्होंने यूरिया बना दिया, वही कंपाउंड जो हमारे पेशाब में पाए जाते हैं। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सबको चौंका कर रख दिया। पहली बार लोग ये देखकर हैरान हो गए कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऐसी चीज़ बन सकती है जो इंसानों के बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। यहाँ से ये लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया। 1850 में पेरिस में रहने वाले एक केमिस्ट मार्कलिन बार्थिलोट इस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए अपना एक हिसाब शुरू किया। उन्होंने यहाँ सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मदद से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाकर दिखा सकता हूँ, ऐसा कहा। उन्होंने ये करके दिखा भी दिया। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स बनाए, हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल को कन्वर्ट किया, फिर ईस्टर बनाने के बाद ऑर्गेनिक एसिड को भी बनाकर दिखा दिए। यही पढ़ाई 11-12 क्लास में आज आप पढ़ते हैं। इस पॉइंट पर लोग मानने लग गए थे, हाँ ठीक है, मान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन से बनाया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में लाइफ तो नहीं है, ना वो जिंदा तो नहीं है, तो चीज़ों के अंदर वो लाइफ कहाँ से आ रही है?
इस इम्पोर्टेंट के लिए लाइफ को डिफाइन करना ज़रूरी है। किसी चीज़ को लिविंग होने का क्या मतलब है, जैसे जिंदा रहने का मतलब ये हुआ जैसे कि आप चल फिर सकते हैं, अगर हाँ तो इस डिफिनेशन से सारे जानवर लिविंग बींग्स हैं। लेकिन पेड़ पौधे तो चल नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लिविंग बींग्स नहीं है। अब अगर हम कहें लाइफ का मतलब है जो चीज़ें रिप्रोड्यूस कर सके, तो इसमें प्लैनेट, जंतु, बैक्टीरिया कुछ आ जाएगा। लेकिन फिर खच्चर जैसे जानवरों का जो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो भी तो जिंदा है, लिविंग थिंग्स है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन जैसी चीज़ें उन पर फिट नहीं बैठती। 2011 में बायोफिजिक्स एडवर्ड ट्रिफोनोम ने लाइफ की डिफिनेशन पता करने की कोशिश की, तो उन्हें 123 अलग अलग डिफिनेशन मिले। सभी डिफिनेशन में एक कॉमन कंक्लूजन था कि लाइफ का एक सेल्फ रिप्रोडक्शन विथ वेरिएशन। इस डिफिनेशन में कैसे क्रीचर भी ऐड कर दिए गए जो रिप्रोडक्शन से पैदा हुए हैं, भले ही खुद रिप्रोड्यूस ना कर सके, लेकिन चीज़ें को सिंप्लीफाई करने के जगह हम यहाँ पर डिफरेंसेस समझना जरूरी है। अगर हमें इस मिस्ट्री को आंसर करना है कि नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स में कैसे बदल जाते हैं। समुद्र की गहराइयों पर अक्सर बेल्ट्स होते हैं जिसे हम हाइड्रोथर्मल बेल्ट्स कहते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा तापमान का गर्म पानी बाहर आता है और साइंटिस्ट का मानना है कि जीवन की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। इसे हाइड्रोथर्मल बेल्ट थ्योरी कहा जाता है। थ्योरी के अनुसार लाइफ की शुरुआत इन्हीं हाइड्रोथर्मल बेल्ट्स के पास हुई है। ऐसा माना जाता है लूका भी ऐसे किसी जगह पर पैदा हुआ होगा। प्रोटोसेल्स को सरवाइव करने के लिए ऊर्जा चाहिए थी, तो पानी में जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको अपने अंदर ट्रैप करने लगा। इन न्यूट्रिएंट्स को ट्रैप किया गया फैटी एसिड की मदद से। न्यूट्रिएंट्स एमिनो एसिड, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए बनाने के लिए चाहिए थे, इनका इस्तेमाल कर दिया गया और बाकी न्यूट्रिएंट्स को इन्वायरमेंट में सिंपली छोड़ दिया गया। एक तरह का सिंपल मेटाबॉलिज्म बन गया। जो ऊर्जा थी वो पानी में मौजूद गर्मी से आ रही थी। अब जैसे जैसे लाइफ बढ़ी, सिंगल सेल्स के जीवन पर भी कंपटीशन शुरू हो गया, क्योंकि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास अच्छी वातावरण मौजूद थी। पानी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स था जो और गर्म पानी थी। रिएक्शन खुद करने के लिए, आपस में रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जैसे ही इन वेंट्स से दूर जाइएगा कोई सेल, उसको ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊर्जा पाने के लिए एकलौता सोर्स बचा दूसरे सोर्स को खा जाना, या उसके पास कंप्यूट करके उनके साथ मर्ज हो जाना। ये दोनों ही चीज़ें आज के दिन में हमें जानवरों में देखने को मिलती है। पहला प्रीडेशन, इसके जानवरों को खाना, ऊर्जा खाने के लिए। दूसरा म्यूचुअलिज्म, दूसरे लिविंग बींग्स के साथ कोऑपरेट करना और साथ में काम करना। इसका एक उदाहरण हो सकता है मधुमक्खी फूलों से शहद लेती है, साथ ही साथ फूलों के पॉलिनेशन करने में भी मदद करती है। इसके लिए नाम समझना जरूरी है। पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा अर्चाइया, चौथा यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों फॉर्म्स ऑफ लाइफ है जो अलग अलग तरीक़ों से ओरिजिनेट हुए, लेकिन इन एक ही तरीके से प्रीमोर्डल सूप में
प्रीमोडल सूप से ओरिजिनेट हुए हैं। इसी वजह से इनमें 1/3 एलिमेंट गैस है। इसकी जो कैटेगरी है यूकेरियोटिक की, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स अब 2 बिलियन साल पहले धरती पर समुद्र में एक आर्चियाई पॉपुलेशन थी, जो एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी। ये दोनों पॉपुलेशन आज आसपास रहती थी। एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप थी, क्योंकि बैक्टीरिया आर्किया के वेस्ट पर फीड करते थे। बैक्टीरिया जितने पास रहते थे, आर्किया को उतना ही फायदा होता था। एक पॉइंट पर बैक्टीरिया एक आर्किया के इतने करीब आया कि उसने वो अंदर ही घुस गया। बैक्टीरिया की इस चीज़ को इसलिए टॉलरेट किया क्योंकि उसके कोई नुकसान नहीं दिखाई दिया। जब ऐसा हुआ, एक सेल के अंदर दूसरा सेल अपनी स्वतंत्रता मेंटेन कर पा रहा था। यही सेल सभी मल्टीसेलर सेल्स का एंसेस्टर माना जाता है। धरती पर जितने भी कॉम्प्लेक्स लाइफ है, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जो बैक्टीरिया और आर्किया में मर्ज से संभव है। आप पूछोगे ये कैसे पता चला? 1960 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट लायन मॉर्ग, जिस सेल्स में के अंदर रहने वाले माइटोकॉन्ड्रिया पर रिसर्च करी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है अपने आप में मेटाबॉलिज्म करना, सेल्स को एनर्जी प्रदान करना। उन्होंने डीएनए स्टडी करा तो पता चला कि सेल्स का एक अपना अलग अलग डीएनए है। माइक्रोबैक्टीरिया का अपना खुद एक अलग अलग डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए टॉयफॉस नाम के डीएनए जैसा है। जैसे इंसानों में बुखार, हेडेक और रेस होते हैं, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी का जो सेल्स है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हुए होंगे एक समय में। और आज के दिन इस चीज़ का ठोस सबूत मौजूद है कि आर्किया और बैक्टीरिया का जो मर्ज हुआ, उसमें यह बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और आर्किया बाकी का सेल्स रहा। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक में ही होता है, सिर्फ यूकेरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते हैं। जो सारे ही मल्टीसेल्स ऑर्गेनिज्म का जन्म इसी वजह से हो पाया है। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पॉसिबल ही नहीं था। सभी यूकेरियोटिक को बहुत सारी ऊर्जा चाहिए जिंदा रहने के लिए। सभी एक्स्ट्रा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है। औसत यूकेरियोटिक्स बैक्टीरिया से 2 लाख गुना बड़ा जीनोम सपोर्ट कर सकता है और 2 लाख गुना ज़्यादा एनर्जी सपोर्ट कर सकता है। इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से यूकेरियोटिक सेल्स बनने शुरू हो गए। शुरुआत हुई, इनमें नेचुरल सॉल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ। ओवरऑल देखा जाए तो जो नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक से एक झटके में हो गई हो। इसके लिए बहुत सारी चीज़ अलग अलग से जुड़ी हुई है, जिनके लिए बहुत लंबा समय लगता है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 2 बिलियन सालों का समय लगा है इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने में। सबसे पहले लाइफ की उम्र एस्टिमेटेड की जाती है 3.7 बिलियन से लेकर 4 बिलियन एज पहले। और सबसे पहले मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म ही एलिमिनेट की जाती है 1.5 बिलियन साल पहले। इतना लंबा समय लगता है
इतने सारे अलग अलग प्रोसेस अलग अलग सही होने पड़ते हैं। सही कंडीशन और सही रॉ मटेरियल्स के साथ तब जाकर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती है। लेकिन इस सब में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम स्टारडस्ट के बने हैं। जितने भी चीज़ें हम सब के बनने के लिए चाहिए वो सब स्पेस में मौजूद है। चलिए दोस्तों, ये रियलिटी ऑफ लाइफ के विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि धरती पर बिना बिजली के ऊर्जा पाना या ऊर्जा का निर्माण होना या किसी जीव का होना, किसी जीव के होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और आज जैसे बल्ब, लाइट या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल्स है,